गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बेटा कल हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स। बिगिनिंग में मैंने आपको बताया कि व्हाई कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। There were some limitations in case of sole proprietorship business and partnership form of business organization, and in order to remove such limitations, उन लिमिटेशंस को फेस ना करना पड़े, इस वजह से कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, अब उसके बाद हमने पढ़ा जॉइंट स्टॉक कंपनी की कुछ डेफिनेशंस। मैंने आपको फीचर्स पढ़ा है। फीचर्स में क्या क्या थे? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपीचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी, कॉमन सील, और बोलो, कुछ तो बोलो मेरे साथ। कॉमन सील, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एंड सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप। ठीक है ना, ये कुछ फीचर्स थे। फीचर्स बेटा अच्छे से याद कर लेना। उनकी जो डिटेल्स मैंने आप लोगों को समझाई थी उसको बार बार पढ़ो ताकि वो चीजें तुम्हें याद हो जाए माइंड में। सर एक बार सेकंड पॉइंट वापस समझा दो। फीचर्स का परपीचुअल एग्जिस्टेंस। यस सर। परपीचुअल एग्जिस्टेंस में मैंने बताया था कि एग्जिस्टेंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी विल नेवर बी अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट, डेथ, ल्यूनेसी एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर्स। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के केस में मुझे ये बताओ, ओनर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी। अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी से रिटायर हो जाए, यानी वो अपनी होल्डिंग को सेल आउट कर दे किसी और पर्सन को, या किसी इक्विटी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, अगर कोई इक्विटी शेयर होल्डर ल्यूनेटिक हो जाए, यानी वो स्टेबल ना रहे, यानी कहने का मतलब यह है, ल्यूनेटिक का मतलब होता है पागल, यानी जो स्टेबल माइंड का नहीं है, यानी अब जो प्रॉपर डिसीजन नहीं ले सकता, एक रैशनल डिसीजन वो पर्सन नहीं ले सकता क्योंकि माइंड वाइज वो अब वीक हो चुका है। एक ऐसा पर्सन जो इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी इक्विटी शेयर होल्डर अगर ल्यूनेटिक हो जाए या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए। इंसॉल्वेंट मतलब ऐसा पर्सन जो अपनी लाइबिलिटीज का, अपनी डेट्स का पेमेंट नहीं कर सकता आउट ऑफ इट्स properties. By selling of its properties, whatever amount is realized by that person, that amount will not be sufficient to make the payment of his or her debts. तो उस केस के अंदर जॉइंट स्टॉक कंपनी के एग्जिस्टेंस के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी विल रन इट्स बिजनेस इन द सेम वे एज इट वाज डूइंग बिफोर द रिटायरमेंट, डेथ, ल्यूनेसी और इंसॉल्वेंसी ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर। दिस इज कॉल्ड एज परपीचुअल एग्जिस्टेंस। बोलो, क्लियर है? यस सर। कंपनी का बिजनेस कब कब बंद होगा? कंपनी जब शट डाउन होगी, यानी जब कंपनी का डिसोल्यूशन नहीं बोलेंगे यहाँ पर, जब कंपनी का वाइंडिंग अप होगा या लिक्विडेशन होगा। ठीक है ना, या तो वर्ड याद रखो वाइंडिंग अप, यहाँ पर डिसोल्यूशन नहीं बोलोगे आप, या तो वर्ड याद रखो वाइंडिंग अप, और आप बोल सकते हो लिक्विडेशन। और ये जो वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन होगा, क्योंकि कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ, तो वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन भी बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ ही होगा। ठीक है ना, लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप कंपनी का लॉफुल प्रोसीजर को फॉलो करके ही होगा, और ये प्रोसीजर भी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर स्पेसिफाइड है। क्लियर है? यस। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ कंपनीज या काइंड्स ऑफ कंपनीज। देखो, कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो कंपनीज रजिस्टर्ड है उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं इन द फॉलोइंग टाइप्स। अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी,
जैसे मैंने पार्टनरशिप में कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते समय स्पीड धीमी रखी थी, स्लो रखी थी, वैसे ही यहाँ पर भी जब कॉन्सेप्ट्स में पढ़ाऊंगा स्पीड रखूंगा स्लो, और एक बार आपके कॉन्सेप्ट साउंड हो गए फिर हम एक्सप्रेस ट्रेन बन जाएंगे। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अब जो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हैं इनको फर्दर सब क्लासिफाई किया जाता है। इसमें आती हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एंड ओपीसी यानी 1% कंपनी। ये जो ओपीसी आई है ये हमारे न्यू कंपनीज एक्ट 2013 में आई है, उससे पहले था हमारा कंपनीज एक्ट 1956। वहां पर ओपीसी नाम से कोई कंपनी अवेलेबल नहीं थी, एग्जिस्टेंस में नहीं थी। ये जो न्यू फॉर्म ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आया है ये आया है बाय द कंपनीज एक्ट 2013। उससे पहले इस टाइप की कंपनीज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। अब एक एक करके पढ़ते हैं। पहला हम पढ़ते हैं अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी इन विच the liability of its members is unlimited, यानी मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। जैसे इन केस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती थी, यानी अगर कभी फर्म के अंदर हैवी लॉसेस हो गए तो उन लॉसेस को आप पेमेंट करने के लिए अगर फर्म की प्रॉपर्टी सफिशिएंट नहीं है तो उन लॉसेस को मीट आउट करने के लिए, क्रेडिटर्स के क्लेम्स को पे करने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज को यूज किया जाता था। पढ़ा था हमने ये बच्चों? यस सर। इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी ऑल्सो, यहां पर हम पार्टनर वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहां पर हम यूज करेंगे वर्ड मेंबर। तो इन केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, इफ इन एनी फाइनेंशियल ईयर द कंपनी सफर्स हैवी लॉसेस एंड its creditors or suppliers have filed the claims against the company, कंपनी के अगेंस्ट क्रेडिटर्स या सप्लायर्स ने क्लेम्स फाइल कर दिए, या आप बोल सकते हो लोन प्रोवाइडर्स ने कंपनी के अगेंस्ट क्लेम्स फाइल कर दिए कि ये हमारी लाइबिलिटीज का जो पेमेंट है वो टाइमली नहीं कर रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने केस फाइल कर दिए कोर्ट के अंदर। इन सच केस इफ द assets of the companies are not sufficient to make the payment of its liabilities, तो फिर यहां पर भी मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टीज को यूज किया जाएगा टू मेक द पेमेंट ऑफ द लाइबिलिटीज ऑफ द कंपनी। अब ये तो रिस्क वाली बात होगी ना बच्चों, है ना यहां पर रिस्क। तो कंपनी एक्ट 2013 में हालांकि इस टाइप की कंपनीज के ऊपर कोई रोक नहीं है, ये कंपनीज अभी भी एग्जिस्टेंस में है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 हम इस टाइप की कंपनीज को क्रिएट कर सकते हैं, बट कंसीडरिंग द रिस्क फैक्टर इन सच टाइप्स ऑफ कंपनीज एट प्रेजेंट इंडिया में ऐसी कोई कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं है। हालांकि कंपनीज एक्ट 2013 ने ऐसी कंपनीज को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया कि आप ऐसी कंपनी क्रिएट ही नहीं कर सकते, क्रिएट कर सकते हो, लेकिन कंसीडरिंग द रिस्क फैक्टर ऐसी कंपनीज के अंदर कोई भी पर्सन शेयर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि अगर हैवी लॉसेस हो गए या कोई एबनॉर्मल केसेस आ गए और कंपनी अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने में सक्षम नहीं हुई, यानी कंपनी कैपेबल नहीं हुई अपनी लाइबिलिटीज का पेमेंट करने के लिए, तो उस केस में शेयर होल्डर्स यानी इक्विटी शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूं, जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, उस केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। तो रिस्क फैक्टर को देखते हुए ऐसी कंपनी के अंदर कोई भी शेयर्स परचेज करने में इंटरेस्टेड नहीं होता। बोलो क्लियर है क्या अनलिमिटेड कंपनी? यस यस सर अनलिमिटेड कंपनी किस टाइप की हो सकती है? पब्लिक कंपनी होती है या प्राइवेट कंपनी होती है? ध्यान रखना अनलिमिटेड कंपनी हमेशा होगी प्राइवेट लिमिटेड। अनलिमिटेड जो कंपनी है वो हमेशा प्राइवेट कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी तो हो ही नहीं सकती वो, क्योंकि पब्लिक तो इसमें पैसा लगाएगी नहीं, प्राइवेट कंपनी हो सकती है। हालांकि ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये मैंने कुछ एडिशनल बता दिया, इस पॉइंट को तो भूल ही जाओ। अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज अनलिमिटेड।
लिमिटेड नहीं हो सकती, प्राइवेट कंपनी हो सकती है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है ना। अब देखो बुक के अंदर बिल्कुल बॉटम में जाके, अनलिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी वेयर देयर इज नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब है इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, यानी इस कंपनी के ओनर्स। इट मीन्स व्हेन अ कंपनी सफर्स लॉस and the company's property is not sufficient to pay off its debts, the private property of its members will be used to meet the claims of creditors, यानी suppliers या loan providers भी आप बोल सकते हो। As the risk involved in such companies is too high, these are not found in India even though permitted by the Companies Act। कंपनीज एक्ट 2013 ने इन कंपनीज के ऊपर कोई प्रोहिबिशन नहीं लगाए हैं कि परमिटेड तो है। अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 आप अनलिमिटेड कंपनी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है ना, परमिशन है कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग। लेकिन इंडिया में ऐसी कंपनी आज के टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती, कंसीडरिंग द रिस्क फैक्टर इन सच टाइप्स ऑफ कंपनीज। बोलो क्लियर है अनलिमिटेड कंपनी, कोई डाउट है क्या? नो सर। सेकंड है आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहां तो वर्ड ही था अनलिमिटेड, यानी लायबिलिटी मेंबर्स की अनलिमिटेड होगी, यहां पर वर्ड आ रहा है लिमिटेड, लेकिन ये लिमिटेड है बाय गारंटी। अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज अ कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम, यानी मेंबर्स ने कंपनी को जो जिस लिमिट तक, जिस एक्सटेंट तक उन्होंने गारंटी दी हुई है, मान लो किसी मेंबर ने गारंटी दी 5 लाख रुपीस की, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो 5 लाख रुपीस तक ही होगी, जो उसने गारंटी अमाउंट बता रखा है कि भाई मैं 5 लाख तक की गारंटी लेता हूं। तो इन सच टाइप्स ऑफ कंपनीज द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स will be limited to the extent of guarantee given by them to the company। अब एक पॉइंट आता है याद रखने वाली बात, ये जो गारंटी अमाउंट रेज होगा, ये जो लायबिलिटी रेज होगी मेंबर की, ये इस टाइप की कंपनी में तभी रेज होगी जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है। यानी अगर कंपनी चल रही है, रनिंग में चल रही है, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी रेज नहीं होगी। केवल जब कंपनी का वाइंड अप हो रहा है या लिक्विडेशन हो रहा है, यानी कंपनी जब अपना बिजनेस शट डाउन कर रही है पूरी तरह से, अब कंपनी फ्यूचर में काम ही नहीं करेगी, उस टाइम अगर कंपनी को अपनी लायबिलिटीज का पेमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही है तो मेंबर्स की लायबिलिटी रेज होगी। और लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड होगी? टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी गिवन बाय देम टू द कंपनी। कहने का मतलब क्या है, मेंबर ने जो गारंटी दी है, जिस अमाउंट की गारंटी दी है, उतनी ही उसकी लायबिलिटी वहां तक लिमिटेड होगी। और ये लायबिलिटी रेज कब होगी? ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी मेंबर्स की लायबिलिटी रेज नहीं होगी। बोलो ये पॉइंट समझ में आ गया क्या? यस सर। देखो नेक्स्ट पेज के ऊपर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, ये आपके नेक्स्ट पेज के ऊपर गिवन है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इन केस ऑफ सच अ कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी, यानी एक्सटेंट ऑफ गारंटी मतलब जो गारंटी उन्होंने दी हुई है उस एक्सटेंट तक, उस लिमिट तक। अगर किसी मेंबर ने 5 लाख रुपीस की गारंटी दी है तो उससे केवल 5 लाख रुपीस, मैक्स टू मैक्स 5 लाख रुपीस उससे डिमांड किए जा सकते हैं। और ये डिमांड कब की जाएगी? क्या लिख रहा है आगे? गिवन बाय देम इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, यानी ये 5 लाख रुपए जिस मेंबर ने गारंटी दी है उस मेंबर से केवल कंपनी के वाइंडिंग अप के केस में ही मांगे जाएंगे, और वो भी जरूरत पड़े तो, अदरवाइज वो भी नहीं मांगे जाएंगे। द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स विल अराइज, अंडरलाइन कर लेना लास्ट लाइन को, द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स विल अराइज ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। कंपनी का वाइंडिंग अप हो रहा है, यानी कंपनी को हम लॉफुली क्लोज डाउन कर रहे हैं फॉर एवर, हमेशा के लिए, उस केस में ही ये लायबिलिटी रेज होगी। बोलो क्लियर है बच्चों? सब बताएंगे? यस सर। यस सर। यस सर।
नाउ नेक्स्ट कंपनी है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यहां भी वर्ड तो आ रहा है लिमिटेड, वर्ड तो लिमिटेड आ रहा है, यानी यहां भी लाइबिलिटी तो मेंबर्स की लिमिटेड ही होगी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स इज अ कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। मान लो मिस्टर ए किसी कंपनी में शेयर होल्डर है, ठीक है, कौन सी कंपनी? ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है। उसने उस कंपनी के 1000 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं यानी उसने परचेज कर रखे हैं। और ये 1000 शेयर्स उसने जब कंपनी ने शेयर्स इश्यू किए थे तब उसने अप्लाई किए थे तो उसको अलॉट हुए थे ये शेयर्स। कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है पब्लिक को, ठीक है ना। कौन सी कंपनी? पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आज समझाऊंगा आप इन चीजों को मैं आज आपको समझाऊंगा कि कौन सी कंपनी पब्लिक को इनवाइट कर सकती है अपने शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए और कौन सी कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती। ये चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो मान लो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसे अपने शेयर्स इश्यू किए, मिस्टर ए ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया और मिस्टर शेयर को 1000 शेयर्स अलॉट हो गए, ठीक है। 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, हर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज है। इसको हम बोलते हैं 10 ईच, यानी इस अमाउंट को हम बोलते हैं शेयर की फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू। सर फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू क्या होती है? आओ बच्चों तुम्हें समझाता हूं फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू क्या होती है। ये देखो बच्चा 2000 का नोट है, ठीक है ना। इस 2000 के नोट के ऊपर, करेंसी नोट के ऊपर ये जो 2000 रुपीज लिखा हुआ है, देख पा रहे हो क्या? यस और नो, देख पा रहे हो? हाँ सर देख पा रहे हैं। ये जो 2000 रुपीज लिखा हुआ है, दिस इज द फेस वैल्यू ऑफ दिस करेंसी नोट। ये इस करेंसी नोट की फेस वैल्यू है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जब कंपनी शेयर्स इश्यू करती है तो हर शेयर की फेस के ऊपर उसकी वैल्यू लिखी होती है। जैसे 20 रुपीज शेयर, 50 रुपीज शेयर, 100 रुपीज शेयर, 500 रुपीज शेयर एटसेट्रा, ठीक है ना। तो 10 रुपीज की नॉमिनल वैल्यू का शेयर है, यानी इस शेयर की फेस के ऊपर 10 रुपीज लिखे हुए हैं। तो यहां पर मिस्टर ए विल बी लाइबल टू मेक द पेमेंट ऑफ ₹10,000 टू द कंपनी। टोटल लाइबिलिटी क्या होगी मिस्टर ए की? 10,000 रुपीज। क्लियर है? अब ये 10,000 रुपीज की जो लाइबिलिटी है, इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, वहां पर तो लाइबिलिटी शेयर होल्डर की रेज होती थी ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। लेकिन इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, the liability of the shareholder will be raised during the lifetime of the company, during the lifetime of the company as well as at the time of winding up of the company, ठीक है ना। तो जब भी डायरेक्टर डिमांड करेंगे पैसे का, डायरेक्टर क्या डिमांड करेगा? 10 रुपीज। 10 रुपीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कॉल अमाउंट ड्यू करते हैं शेयर्स के ऊपर। तो 10 रुपीज में से अगर इस मिस्टर ए ने 6 रुपीज का ऑलरेडी पेमेंट कर दिया पर शेयर, तो 1000 इंटू 6 यानी 6000 तो ये अगर ऑलरेडी दे चुका, तो रिमेनिंग 4 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग 1000 शेयर्स के ऊपर इंटू 4000 रुपीज का ये तब पेमेंट करेगा जब भी डायरेक्टर्स वो कॉल अपॉन करेंगे। अब कॉल अपॉन डायरेक्टर्स ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी भी कर सकते हैं, यानी ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंपनी भी कर सकते हैं, और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी भी डायरेक्टर्स ये पैसा कॉल अपॉन कर सकते हैं। जब डायरेक्टर कॉल अपॉन करेंगे तभी ही लायबिलिटी रेज होगी, ठीक है ना। हालांकि आप ये कह सकते हो कि मिस्टर ए की टोटल लायबिलिटी, अगर उसने एक पैसा भी नहीं दिया कंपनी को, तो टोटल लायबिलिटी है 10,000। 10,000 से अबव कभी उसकी लायबिलिटी नहीं जाएगी। बोलो समझ में आ गया क्या? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। यस सर, यस। बुक में से पढ़ो Yes. अब इसको अब बुक में से पढ़ो। In case of such a company, the liability of its members is strictly limited
to the extent of nominal value. Nominal value यानी face value of the shares held by each of them. हर शेयर होल्डर ने जितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो उसकी नॉमिनल या फेस वैल्यू से, वो उसकी टोटल लाइबिलिटी है टुवर्ड्स द कंपनी. इफ अ मेंबर हैज ऑलरेडी पेड द फुल अमाउंट ऑफ द शेयर्स, अगर मिस्टर ए ने पूरा 10,000 अमाउंट पे कर रखा है, देन ही विल नॉट बी लाइबल टू पे इवन अ सिंगल पेनी टू द कंपनी. डायरेक्टर उसे एक पैसा भी अब डिमांड नहीं कर सकता. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अब उसे एक पैसा भी डिमांड नहीं कर सकते. एंड इफ अ मेंबर हैज पार्टली पेड शेयर्स, ही कैन बी फोर्स्ड टू पे the remaining amount during the existence of the company as well as during the winding up. यानी यहाँ पर आपसे पैसा कभी भी मांगा जा सकता है, ड्यूरिंग द एग्जिस्टेंस भी मांगा जा सकता है और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप भी मांगा जा सकता है. लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी के केस में केवल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ही पैसा डिमांड किया जा सकता है. समझ में आ रहा है डिफरेंस? Yes, sir. Such companies may be subdivided into private, public and one person companies. जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं उनको 3 पार्ट्स में हम सब डिवाइड करते हैं. दैट इज नोन एज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. ठीक है बच्चों? Yes, sir. हाँ जी, तो ये समझ में आ गया आपको. कंपनी टाइप्स ऑफ कंपनीज में हमने पढ़ा अनलिमिटेड कंपनी. कोई डाउट है अनलिमिटेड कंपनी में? No, sir. कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. अब जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है इनको हम फर्दर सब क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी. इसको बोलते हैं ओपीसी. और ये ओपीसी न्यू कंपनीज एक्ट 2013 के थ्रू एग्जिस्टेंस में आई है. अर्लियर इन केस ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 दिस वाज नॉट इनटू एग्जिस्टेंस. ये एग्जिस्टेंस में नहीं थी, ये अब आई है न्यू कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग. ठीक है ना? इतना याद रहेगा? Yes. Yes, sir. तो बेटा आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आपकी क्लास ऑनलाइन जो होती है वो हाफ एन आवर की होती है. ठीक है ना? आज इतना ही रहने देते हैं. आगे हम पढ़ेंगे मंडे को. दैट्स ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू. गुड बाय. Nice day.